बड़ा कॉमन क्वेश्चन आजकल मुझे आ रहा है जी, बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आप पेरीमेनोपॉज में ले सकते हैं कि नहीं। तो आपको सबसे पहले तो समझना होगा कि पेरीमेनोपॉज क्या होता है। पेरीमेनोपॉज वो वाली सिचुएशन होती है जो 8 से 10 साल का अरसा होता है, जो मेनोपॉज से पहले वाला होता है। अब अगर आपको मेनोपॉज 45 ईयर्स में हुआ है, यानी कि पीरियड पूरे साल के लिए ख़त्म हो गए हैं, तो आपको ओवरी जो हैं वो पहले ही उनके ओवेरियन रिजर्व जो होता है एग्स का, क्वांटिटी एंड क्वालिटी एग्स की ख़राब होना शुरू हो जाती है, यानी कि 8 से 10 साल पहले। लेकिन अंदर से जो ओवेरियन रिजर्व होता है वो ख़राब हो रहा होता है, जिसकी वजह से हार्मोन फ्लक्चुएट करना शुरू कर देते हैं। अब अगर आपको मेनोपॉज 45 में हुआ है तो हो सकता है पेरीमेनोपॉज ओवरी 7-8 साल पहले ही ऐसा काम शुरू कर दें, तो 35 साल 36 ईयर्स में आपको पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाए। आपको मेनोपॉज हो रहा है 50 साल की उम्र में, तो हो सकता है आपको 42-43 में पेरीमेनोपॉज स्टार्ट हो जाए। तो एनीवेज, जब भी स्टार्ट हुआ है कुछ लोगों को सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और कुछ लोगों को सिम्टम्स नहीं आते। सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स ये होते हैं जी कि खासतौर पे जो देसी ख़वातीन हैं उनको आर्थ्रल्जिया और माइल्जियाज बहुत होते हैं, जबकि जो अमेरिकन जो कॉकेशियन वाइट औरतें होती हैं, जब वो मेरे ऑफिस में आती हैं तो वो कहती हैं जी हमें एंग्जाइटी डिप्रेशन के सिम्टम्स चल रहे हैं, या उनको हॉट फ्लैशेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंसेस ज़्यादा कॉमन होती हैं। उनको पसीने आ रहे होते हैं, बहुत गर्मी लगती है, जिसे हम हॉट फ्लैशेस वेजोमोटर सिम्टम्स कहते हैं। देसी औरतों के ना बैक एक बहुत हो रही होती है, बहुत मसल में दर्द होती है, उनको फटीग बहुत होती है, एग्जॉशन बहुत होती है। फाइब्रोमाइल्जिया जैसे सिम्टम्स आ रहे होते हैं, वो नहीं है लेकिन उससे मिलते जुलते सिम्टम्स। तो देसी औरतों का हॉट फ्लैशेस और स्लीप डिस्टर्बेंस भी आते हैं, लेकिन वो तीसरे चौथे नंबर पे। तो वेरी करता है फ्रॉम रेस टू रेस। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई औरत कहेगी नहीं मुझे तो ज़्यादा हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, तो पॉसिबल है। मैं आपको सिर्फ एक जनरल गाइडलाइंस दे रही हूँ। अब अगर मेरे पेरीमेनोपॉज में ऐसी खवातीन मेरे पास आती हैं तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा? अब ट्रीटमेंट डिपेंड करता है पेरीमेनोपॉज के अंदर कि उनके सिम्टम्स जो हैं, एक तो ये सिम्टम्स हो गए जिनको हमने ठीक करना है, दूसरे पीरियड माहवारी जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अब अगर पीरियड बहुत हैवी आ रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। हमने उसको ट्रांसजेमिक एसिड देना होगा, हमने उसको बर्थ कंट्रोल पिल्स दे के स्टॉप करना होगा, मरेना आईयूडी जिसमें हार्मोन होता है, नोवा शेयर एब्लेशन जिसमें हम कैमरा अंदर डाल के पूरी कैविटी जला देते हैं, यूट्रिन आर्टरी एम्बलाइजेशन कर देते हैं, या फिर आखिर में बच्चादानी ही निकालनी पड़ती है। ये सारे वो ट्रीटमेंट होते हैं जब आपके पीरियड बहुत हैवी हो रहे होते हैं, महीने में 2-2 4-4 दफ़ा होते हैं, या कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती है। तो इसमें हमारा ट्रीटमेंट ये होता है जो ट्रेडिशनल गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं। अब अगर आपके पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, 2-2 3-3 महीने नहीं आ रहे, और आपको ये वाले सिम्टम्स हो रहे हैं जो मैंने आपको बताया, वेजोमोटर या आर्थ्रल्जिया, माल्जिया, जिस्म में दर्दें वगैरह, तो इसका ट्रीटमेंट जो है अब आपको साइंस समझनी पड़ेगी। देखिए, जब आपका पेरीमेनोपॉज होता है तो आपकी क्वालिटी ऑफ एग जो है वो ख़राब हो रही है बढ़ती एज के साथ, क्वांटिटी भी ख़राब हो रही है। पीरियड आ रहे हैं, प्रेगनेंसी हो सकती है, कम चांसेस हैं लेकिन हो सकती है। अब जो ब्रेन है वो FSH LH पैदा करता है, वो जाके ओवरी को कहता है भाई और हार्मोन्स पैदा करो। जब वो ज़्यादा हार्मोन्स पैदा करती हैं तो कैसे हार्मोन पैदा करती है? ओवरी होती है, वहाँ पे टेस्टोस्टेरॉन होता है, उसके ऊपर जाके FSH काम करता है, वो कहता है जी टेस्टोस्टेरॉन को और पैदा करो। टेस्टोस्टेरॉन भी ज़्यादा हो गया, वहाँ पे एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, वो टेस्टोस्टेरॉन को चेंज करता है एस्ट्राडायोल में, वो वाला हार्मोन जो लाइफ हार्मोन है जो हमें यंग रखता है, और जो 20-30 साल की उम्र में एस्ट्राडायोल प्रेजेंट होता है नॉर्मल क्वांटिटी में। अब आपके एग की क्वांटिटी कम है तो इसकी वजह से एस्ट्राडायोल भी कम है। अब ऊपर से सिग्नल आ रहे हैं ज़्यादा, उनको तो नहीं पता ना कि ओवरी के अंदर जो है बढ़ती एज के साथ आपकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एग कम होगी, ब्रेन आपको सिग्नल भेजी जा रहा है। अब जब इतने ज़्यादा सिग्नल भेजी जाएगा तो इसका मतलब है कि टेस्टोस्टेरोन में तो कमी नहीं हो रही, और वो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्राडायोल में भी बन रहा है, लेकिन कभी कभी आपकी ओवुलेशन नहीं हो रही, क्योंकि जो एग है उसकी क्वांटिटी, उसका डिसफंक्शन स्टार्ट हो गया। जब ओवुलेशन नहीं होगी, ओवुलेशन के बाद आपको पता है कि ओवुलेशन सेकंड ओवुलेशन आपको पता है कि सेकंड स्टेज ऑफ साइकिल में होती है, जब अंडा रिलीज होता है और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है। जब ओवुलेशन नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन बिल्कुल लो बॉटम में होगा तो उसी वजह से आपको सिम्टम्स आएंगे। तो ट्रीटमेंट भी वही बनता है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में यूजुअली ऐसी खवातीन को प्रोजेस्टेरॉन पे डाल देती हूँ। प्रोजेस्टिन इज़ वेरी डिफरेंट। हम प्रोजेस्टेरॉन की बात करें, माइक्रोनाइज्ड जो बायोइडेंटिकल प्रोजेस्टेरॉन होता है, या फिर कभी कभी आईयूडी लूप डालना पड़ता है, लेकिन वो सिस्टेमिक नहीं होता, वो आपके बच्चेदानी की हद तक रहता है। तो आपको सिस्टेमिक माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरॉन देना चाहिए। सिम्टम्स अभी भी आपके कंट्रोल नहीं हो रहे, लो डोज बायोइडेंटिकल, इसकी वजह से डॉक्टर को पता होना चाहिए कि लो डोज क्या होती है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, पेशेंट के सिम्टम कैसे मॉनिटर करने हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो बायोइडेंटिकल मिलती नहीं है, उसकी वजह से वो एस्ट्राडायोल जो है आपको थ्रू स्किन तो देंगे नहीं, तो उनके पास ये चॉइस नहीं होगी।
लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर बर्थ कंट्रोल पिल्स भी स्टार्ट किए हैं या बायोइडेंटिकल भी स्टार्ट की है लो डोज, तो 47-48 में जाके मैं सारा कुछ रोक देती हूँ, उनके ब्लड लेवल दोबारा चेक करती हूँ और देखती हूँ कि उनको मेनोपॉज हुआ है कि नहीं। अगर उनको मेनोपॉज हो गया हो तो ये सारी चीज़ें फिर ऑप्टिमाइज्ड बायोइडेंटिकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की डोज में बदलनी पड़ती हैं, या अगर बर्थ कंट्रोल स्टार्ट की थी तो उसको रोकना पड़ता है और बायोइडेंटिकल को स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्टर को पता होनी चाहिए। मैं जो आपके लिए वीडियोज़ बनाती हूँ मैं एक जनरल नॉलेज आपको देती हूँ ताकि आपको पता हो कि आपने डॉक्टर से क्या क्वेश्चन करने हैं और आपने अपनी सेहत का क्या ख्याल रखना है। लेकिन जो हार्मोन्स होते हैं बड़े ट्रिकी होते हैं, वो बड़े इंडिविजुअलाइज्ड होते हैं, बड़े कस्टमाइज्ड होते हैं। हर बंदी को एक तरह से हम ट्रीट नहीं कर सकते। उसके सिम्टम्स, उसकी लैब्स, उसकी हिस्ट्री, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, फिजिकल हेल्थ, बहुत ज़्यादा चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा ट्रीटमेंट इस पेशेंट को आफ्टर डिस्कसिंग रिस्क एंड बेनिफिट्स और कंसेंट लेने के बाद क्या स्टार्ट करना है।